Hello students, welcome to the class. सो लास्ट टाइम हमने क्लास में डिस्कस किया था। आपके सामने ये स्लाइड है जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, ज़मींदारी सिस्टम के बारे में। और इसमें हमने पढ़ा था कि परमानेंट सेटलमेंट जो 1793 में इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रिटिश एम्पायर के थ्रू। सो ये बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हुआ था, ताकि जो रेवेन्यू कलेक्शन है एग्रीकल्चर से वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेनिफिट कर सके। इसी के साथ मैंने आपको इस स्लाइड में बताया था कि यहाँ पर जो रेवेन्यू सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हुए थे ब्रिटिश एम्पायर के थ्रू। सो इसमें बेसिकली तीन टाइप के सेटलमेंट्स थे, तीन टाइप के सिस्टम्स थे। सो फर्स्ट सिस्टम तो हमने पढ़ ही लिया है, ज़मींदारी सिस्टम, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से वो अनदर टू सेटलमेंट सिस्टम थे। आगे चलते हैं। सो इस तरह से हम एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इन इंडिया। आप लोग देख रहे होंगे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो थी ब्रिटिश एम्पायर की, वो इस तरह से थी कि उन्होंने स्टार्टिंग में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया। आफ्टर दैट रैयतवाड़ी सिस्टम एंड देन महलवाड़ी सिस्टम। अब थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में कि ये कैसे स्टार्ट हुआ और इसको स्टार्ट किसने किया। देखिए, टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अंडर ब्रिटिश। इसमें तीन टाइप के सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। परमानेंट सेटलमेंट जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में, जो उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश एम्पायर के, उस टाइम पीरियड में परमानेंट सेटलमेंट आया, जिसको ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। इसके बाद आ जाते हैं, अगला है रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत बेसिकली आपको पता ही है, एक टर्म होती है पीजेंट, जो मैंने लास्ट आपको वीडियो में समझाया भी था, क्लास में भी काफ़ी बार मैं समझा चुका हूँ कि जो पीजेंट होता है उसको हिस्टोरिक जो मीनिंग होता है वो होता है किसान, जो अपने खेत पर खेती ना करके ज़मींदार की दी हुई ज़मीन पर खेती करे अपने लिवलीहुड के लिए। आगे चलते हैं। रैयत क्या है? रैयत बेसिकली एक ऐसा किराए का किसान होता है, जो, या फिर कहते हैं कि मजदूर होता है, जो एक खेत पर खेती करता है सिर्फ और सिर्फ मजदूरी की तरह, है ना। और सो जो ब्रिटिश एम्पायर था उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको ज़मींदारों को ज़मीन दी और ज़मींदारों ने क्या किया, उस पर रैयतों को रखा। बट रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने ज़मींदारों को हटा दिया। ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली रैयतों से, यानी कि खेतों पर जो खेती करने वाले मजदूर होते थे, है ना, जो जमींदारों ने रखे हुए होते थे, उनसे डायरेक्ट उन्होंने रेवेन्यू लेना स्टार्ट कर दिया। तो इस सिस्टम को हमने बोला रैयतवाड़ी सिस्टम। ये जो सिस्टम था ये थॉमस मुनरो, इनके जो टाइम पीरियड था उसमें स्टार्ट हुआ था। इसके बाद आगे चलते हैं, महालवाड़ी सिस्टम। महालवाड़ी जो सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में। और महालवाड़ी सिस्टम का बेसिकली मीनिंग ये होता था कि एक जो पूरा विलेज होता था, एक ग्रुप ऑफ रैयत्स होता था। विलेज में बहुत सारे रैयत होते थे, बहुत सारे किसान होते थे, उनका एक ग्रुप बना लिया जाता था जिसको महाल बोलते थे। और उसके जो महाल होता था वो एक पूरी एक कम्युनिटी बन जाती थी, और उस कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स होते थे वो साथ में मिलकर जो लैंड रेवेन्यू है वो पे करते थे डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इस तरह से हमने इन तीन लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में बनी, इन सिस्टम्स को पढ़ा, इनका एक ओवरव्यू लिया। अब आगे चलते हैं, आगे की बातें करते हैं। सबसे पहले आता है परमानेंट सेटलमेंट। मैंने आपको बताया हुआ है ज़मींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट एक ही है। इसकी बात करते हैं। ज़मींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर इंडिया के, ओके, 1793 में। अब आगे चलते हैं। इंट्रोड्यूस्ड इन, अब ये कौन कौन से रीजन में इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि इंडिया के कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं, ऐसी टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया इस सिस्टम को। वो थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड बनारस। आप लोग जानते ही हो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो बंगाल था उसके कुछ रीजन बिहार और आज के जो उड़ीसा है उससे भी टच करता था। तो इस तरह से ये जो स्टेट्स हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड बनारस। बनारस बेसिकली उत्तर प्रदेश से आप इसको लिंक कर सकते हो, क्योंकि पहले बनारस एक स्टेट होता था। एक कहते हैं कि वहाँ पर एक अलग से टेरिटरी थी, इसीलिए बनारस को यूपी से हम डेजिग्नेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ओनर ऑफ द लैंड।
अब देखते हैं कि इस सिस्टम में, जमींदारी सिस्टम में, ओनर कौन होता था। ओनर का मीनिंग होता है, देखो, मालिक, यानी कि जिसके पास उस ज़मीन का मालिकाना हक हो, जो उसका मालिक हो, उसको ओनर बोलते हैं। ये एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है किसी जगह का मालिक, ठीक है ना, जिसने वो ज़मीन या वो चीज़ खरीदी हुई हो। आगे चलते हैं। सो आप लोगों को नाम से ही पता लग रहा है कि परमानेंट सेटलमेंट का नाम ज़मींदारी सिस्टम है। अब ज़मींदारी सिस्टम का मतलब क्या हुआ, यानी ज़मींदार का सिस्टम। सो इसीलिए जो ज़मींदार होते थे वो इसमें ज़मीन के मालिक होते थे, यानी ओनर ऑफ द लैंड आर जमींदार्स। ओके, आगे चलते हैं। राइट्स टू कलेक्ट द रेंट। अब जो रेंट होता था, यानी रेवेन्यू होता था ज़मीन का, उसको रेवेन्यू बोलते हैं, जो टैक्स होता है ज़मीन का। सो रेवेन्यू कलेक्शन के जो राइट थे, राइट मतलब अधिकार, ये किसके पास थे, ये ज़मींदार के पास थे। तो हमने पढ़ा कि ज़मींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। कौन कौन से रीजन पे हुआ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड बनारस। और इसमें ओनरशिप होती थी ज़मींदार के पास, और राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू भी ज़मींदार के पास होता था। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आ गई सेकंड, महालवारी सिस्टम। अब महालवारी सिस्टम में देखते हैं क्या क्या बातें हमें देखने को मिलती हैं। महालवारी सिस्टम बेसिकली था क्या, इसको इंट्रोड्यूस हुआ था विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में, 1833। विलियम बेंटिक बेसिकली गवर्नर जनरल थे इंडिया के। एंड देन 1833 में, इसके बाद बात करते हैं इंट्रोड्यूस्ड इन, ये कौन कौन से रीजन्स में इसको इम्प्लीकेट किया गया। सो इसके जो रीजन्स हैं वो है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। आप जानते हो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कौन सी है, जो आपका नॉर्थ में, यानी उत्तर डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में। सो नॉर्थ आप जानते हैं कहाँ पर है, और वेस्ट का मतलब क्या होता है, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, यानी कि उत्तर और पश्चिम, यानी राजस्थान, दिल्ली और इसके अलावा गुजरात, इन पार्ट्स में, जो पंजाब है, गंगेटिक प्लेन है, इन पार्ट्स में सेंट्रल इंडिया के जितना भी रीजन पड़ा है सेंट्रल इंडिया का, उस सभी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया महालवाड़ी सिस्टम को। सो इसमें बेसिकली जो सेंट्रल इंडिया के गैंगेटिक प्लेन्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये सब आते हैं। आगे चलते हैं। ओनर ऑफ द लैंड, इसमें ओनर कौन था लैंड का, ये था पीजेंट्स, यानी कि जो किसान थे। पीजेंट्स आप लोगों को पहले भी मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में, कि जो पीजेंट्स का मतलब होता है वो क्या होता है, किसान। इसमें जो किसान होते थे वो डायरेक्टली ज़मीनों के मालिक होते थे, और वो ही टैक्स का कलेक्शन करते थे। कैसे करते थे, देखो आगे लिखा हुआ है, राइट टू कलेक्ट द रेंट। रेंट मीन्स रेवेन्यू, और रेवेन्यू का मतलब टैक्स फॉर लैंड, है ना, यानी कि ज़मीन पर लगने वाले टैक्स को ही रेवेन्यू हम कहते हैं। सो ये रेवेन्यू कलेक्ट करने का हक किसको था, ये था विलेज हेडमैन को, यानी कि पीजेंट्स, यानी किसानों का जो एक महाल होता था, यानी कि एक गांव होता था पूरा, जिसमें किसान ही किसान काम करते थे। उन सभी का एक हेड होता था। हेड मीन्स जो भी एक बुजुर्ग आदमी हो जाता है, कोई भी बड़ा उम्र का आदमी हो जाता है, उसको हेड बोल देते हैं। जैसे गांव में आपने देखा होगा ना, प्रधान होता है, और हमारी फैमिलीज़ में भी घर पे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमारी फैमिली के हेड होते हैं। इसी तरह से जो विलेज होता है उसका भी एक हेडमैन होता था। विलेज को महाल बोलते थे, और उसके हेड जो होते थे वो ही रेंट को कलेक्ट करते थे, यानी रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते थे। तो ये था महालवाड़ी सिस्टम। आगे चलते हैं। अब आ गया रैयतवाड़ी सिस्टम। ये महालवाड़ी सिस्टम से पहले आया, है ना। इसके बारे में मैंने बाद में इसलिए बताया क्योंकि सबसे पहले ज़मींदार आते हैं। ज़मींदार क्या होते हैं, जो रैयतों से काम कराते हैं, यानी पीजेंट से काम कराते हैं, ठीक है ना। इसके बाद पीजेंट्स का ग्रुप और उसका एक हेड आ गया। हेड मतलब उनका एक कह दें कि उनका एक सरदार जो उनके ऊपर काम करता है, वो उनसे टैक्स कलेक्ट करता है। बट ये वाला हम अब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें जो रैयत्स हैं, यानी रेंटल जो पीजेंट्स हैं, जो रेंट पे आए हुए किसान हैं, वो डायरेक्टली पे कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट्स को। कैसे, देखिए, रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ सर थॉमस मुनरो 1820 के टाइम पीरियड में, एंड इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास, बॉम्बे, ईस्टर्न बंगाल, असम एंड कुर्ग। सो ये मद्रास, देखो मद्रास का जो करंट में नाम है प्रेजेंट टाइम में वो है चेन्नई। आप लोग जानते हो तमिलनाडु, चेन्नई जो कैपिटल है तमिलनाडु की। सो तमिलनाडु उस वक्त मद्रास के नाम से फेमस था, उसको मद्रास जो स्टेट है वो बोली जाती थी। इसके बाद बॉम्बे, आप लोग जानते हो मुंबई का ओल्ड नाम क्या था,
पुराना जो नाम है उसका हिस्टोरिक नेम बॉम्बे था। तो बॉम्बे बेसिकली महाराष्ट्र रीजन को बोलते थे। इसके बाद ईस्टर्न बंगाल। ईस्टर्न बंगाल बेसिकली कौन सा रीजन था? जो असम से जुड़ा हुआ एक पार्ट है बंगाल का, उसी को ईस्टर्न बंगाल बोलते थे। उसमें असम भी आ जाता है और उसके बाद आगे कुर्ग आ जाता है। कुर्ग आप लोगों को पता है, जो असम है, असम और पश्चिम और जो आपका ईस्टर्न बंगाल है, उनके जो बीच का इलाका होता है उसको कुर्ग बोलते हैं। आगे चलते हैं। ओनर ऑफ द लैंड। ओनर ऑफ द लैंड इसमें रैयत से, यानी कि रैयत जो पीजेंट्स हैं, मैंने आपको बताया किसान को ही रैयत बोलते हैं और वही पीजेंट्स होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, जो पीजेंट्स होते हैं वो किसान होते हैं जिनकी खुद की ज़मीन होती है, उस पर वो खेती करते हैं, और जो रैयत होते हैं वो क्या होते हैं? वो बेसिकली रेंट पर काम करने वाले किसान होते हैं। आगे चलते हैं। राइट टू कलेक्ट द रेंट। इसमें जो कलेक्शन है रेंट का, यानी रेवेन्यू का, लैंड रेवेन्यू का, वो कौन करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट फ्रॉम पीजेंट्स, यानी कि इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट आती थी किसानों के पास और वो टैक्स कलेक्ट करके, रेवेन्यू कलेक्ट करके चली जाती थी। तो इस तरह से करके हमने इस वीडियो में जाना कि किस तरह से 3 टाइप ऑफ रेवेन्यू सिस्टम्स एंड सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में इंडिया में। आगे चलते हैं। फेलियर ऑफ रेवेन्यू सिस्टम्स। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ऊपर जो ब्रिटिश इंडिया है उसका आपको मैप दिखेगा राइट साइड में, और उसमें आपको तीनों सिस्टम मिलेंगे। सबसे पहले आता है परमानेंट सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? जमींदारी सिस्टम। जमींदार सिस्टम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में इंट्रोड्यूस हुआ। रेड कलर में आप देख पा रहे होंगे इसके रीजन को। इसके बाद हमने बात किसकी की थी? महालवाड़ी की। महालवाड़ी सिस्टम बेसिकली ग्रीन कलर से डिपिक्ट हुआ है इस मैप में, आप देखिए। पंजाब एंड यूपी के जो हिस्से हैं उनमें इसको इंट्रोड्यूस किया है। इसमें दिल्ली भी आ जाता है, आप देख रहे होंगे राजस्थान के कुछ पार्ट भी आते हैं। तो महालवाड़ी सिस्टम इस रीजन में इंट्रोड्यूस हुआ। इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम में बॉम्बे एंड मद्रास, ये जो रीजन है आपको दिख रहा है, इस रीजन से इसकी शुरुआत हुई। यहाँ से ये इंट्रोड्यूस हुआ ब्लू कलर से, जहाँ पर ये ब्लू कलर से आपको डेजिग्नेशन दी हुई है कि रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था। आगे चलते हैं। इसके पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि फेलर्स ऑफ रेवेन्यू सिस्टम्स। इन तीनों रेवेन्यू सिस्टम्स की जो फेलर है, फेलर मतलब नाकामयाबी, ये फेल हो गए, ये कामयाब नहीं हो पाए, अच्छे से इन्होंने वर्क नहीं किया। क्यों? बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, विद इन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम्स वर इम्पोज्ड इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद दैम। यानी कि इनके इम्पोजिशन के कुछ साल बाद ही, जैसे ये इंट्रोड्यूस हुए उसके कुछ साल बाद ही नज़र आने लगा कि ये रिलायबल सिस्टम्स नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, और जिन कमियों की वजह से ना तो ब्रिटिश एम्पायर को बेनिफिट हो पा रहा है, और ना ही जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी एडवांसमेंट हो पा रही है। आगे चलते हैं। ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड। जो एक डिज़ायर थी ब्रिटिश ऑफिशियल्स की कि हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे अपनी इनकम को बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर। रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स्ड टू हाई अ रेवेन्यू डिमांड। इसमें क्या हुआ? इन्होंने एडवांसमेंट, जो एग्रीकल्चर एडवांसमेंट है, वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया कि हमें एग्रीकल्चर को भी थोड़ा बूस्ट करना चाहिए, उसमें बूम के लिए कुछ ना कुछ एडवांसमेंट, साइंटिफिक अचीवमेंट्स हासिल करनी चाहिए, ताकि मॉडर्निटी का यूज़ करके, इक्विपमेंट्स का यूज़ करके हम एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ा सकें और क्रॉपिंग एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स और पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो पाए, और उसकी वजह से लैंड रेवेन्यू में भी इजाफा हो। बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इनको सिर्फ रेवेन्यू से मतलब था, एडवांसमेंट पर इन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से क्या हुआ? जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो चूका तू रहा, और उस पर जो इम्पोजिशन है लैंड रेवेन्यू का, यानी टैक्सेस जो बढ़ते गए, उनका बर्डन ज़्यादा बढ़ गया और ये सिस्टम्स फेल होने लगे। Peasants were unable to pay. Ryots fled the countryside and villages became deserted in many regions. किसानों ने पे करना अगर चाहा भी तो वो पे नहीं कर पाए इस लैंड रेवेन्यू को। वाई? क्योंकि उनकी लैंड से इतना ज़्यादा जो क्रॉप्स हैं वो उगा ही नहीं पा रहे थे कि उससे कुछ उन्हें बेनिफिट हो, और वो इतना भी क्रॉप नहीं उगा पा रहे थे कि खुद के परिवार को खिला सकें। तो वो लैंड रेवेन्यू किस तरह से देते? रैयत्स फ्लैट द कंट्री साइड। उन्होंने कंट्री ही छोड़ दी, या फिर वो जगह छोड़ दी जहाँ पर वो किसान बनकर काम कर रहे थे, वो कहीं और चले गए काम की तलाश में, या फिर किसी और देश में भागने की सोचने लगे। एंड विलेजेस बिकम डेजर्टेड इन मैनी रीजन्स। और जितने भी आपके गांव थे वहाँ पर
जहाँ पर खेती होती थी, रैयत या फिर पीजेंट्स खेती कर रहे थे, वो डेज़र्ट हो गए। यानी कि आप खुद सोचो, अगर किसान खेती करता है तो ज़मीन में पानी जाएगा, इरिगेशन होगी, है ना? और इरिगेशन से ज़मीन कैसी रहेगी? हरी भरी रहेगी, है ना? गीली रहेगी, उसमें मॉइस्चर रहेगा। बट जब वहाँ पर कोई ज़मीन का ध्यान रखने वाला नहीं होगा, कोई किसान नहीं होगा, जो गांव हैं, जितने भी गांव थे वो सब खाली हो जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? मिट्टी सूख जाएगी, सूखने के बाद वो बंजर हो जाएगी, वहाँ पर कुछ भी नहीं उग पाएगा। सो इस तरह से हमने फेलर्स की बात की, जो इसके फेलियर थे इन तीनों के तीनों रेवेन्यू सिस्टम्स के। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे अगले टॉपिक की। तब तक के लिए इन तीनों रेवेन्यू सिस्टम्स के रिगार्डिंग अगर कोई वर्कशीट या फिर क्वेश्चन आंसर्स होंगी तो वो मैं आपके ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा। और तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।